नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिएवल इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 12th सेंचुरी। ये जो किताब है उपेंद्र सिंह का, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 9 में। जितने भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और कुछ क्वेश्चंस छोड़े गए हैं आप लोगों के लिए, तो कृपया कमेंट में उनके आंसर भी प्रोवाइड कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन, दासपुरा इज़ आइडेंटिफाइड विथ विच मॉडर्न प्लेस। तो दासपुरा को किस मॉडर्न प्लेस के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मंदसौर। तो ये सेट का जो क्वेश्चन एग्ज़ाम था इस 2020 का, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट 2 नंबर, ए गिल्ड ऑफ सिल्क वेवर्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम लता इन गुजरात टू दासपुरा, दैट इज मंदसौर, एंड here they built a sun temple during the rule of which king and who was the governor of this town। तो जो सिल्क वेयर का एक गिल्ड था जो गुजरात के लता से दासपुरा या मंदसौर में जो माइग्रेटेड होते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक सूर्य टेम्पल बिल्ड किया था। तो ये इस टाइम में जो किंग थे वो कौन थे और गवर्नर कौन था दासपुरा या मंदसौर का। तो उसका जो राइट आंसर है, जो किंग था, द किंग वॉज गुप्त किंग कुमारगुप्ता वन एंड द गवर्नर वॉज बंधु बर्मन। तो इसका जो राइट आंसर है कि गुप्त किंग कुमारगुप्ता द फर्स्ट के टाइम पे ये मंदिर मतलब ये टेम्पल जो सन टेम्पल है इसको बिल्ड किया गया था, और गवर्नर जो थे इस टाइम पे ये थे बंधु बर्मन। और इस टेम्पल का जो कंसेक्रेशन सेरेमनी हुआ था, मतलब मूर्ति जो स्थापना की गई थी इस मंदिर में, ये हुआ था विंटर 437-38 क्रिश्चियन एरा में। नंबर 3, हु कॉम्पोज द मंदसौर इंस्क्रिप्शन। मतलब इस मंदसौर इंस्क्रिप्शन से ही हमें ये डिटेल्स पूरे मिलते हैं कि कैसे वो लोग लता से यहाँ पे आते हैं और उसके बाद बिल्ड करते हैं। तो ये जो कंपोजर था मंदसौर इंस्क्रिप्शन का, ये था वत्सवट्टी, ए डिवोटी ऑफ सूर्य। ये सूर्य भगवान के भक्त थे वत्सवट्टी। ही वॉज ऑल्सो द वेरी पर्सन हुम द गिल्ड हैड इंटरेस्टेड विद बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग द टेम्पल। और ये वत्सवट्टी वही इंसान थे जिसको इस सिल्क वेवर का जो मतलब गिल्ड था, इन्होंने जो मतलब इस जिम्मा दिया था मंदिर को बनाने में, या एक टाइम में मंदिर मतलब ध्वस्त हो जाता है एक पोर्शन उसका, तो उसको रिपेयर करने का काम भी वत्सवट्टी को मतलब उनके ऊपर ही था। तो ये जो रिपेयरिंग का काम था ये 473-74 क्रिश्चियन एरा में ये रिपेयरिंग का काम हुआ था। नंबर 4, नेम दी अर्ली मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हु हैड रिटन अबाउट अ फ्यूडल स्टेज इन इंडियन सोसाइटी। तो अर्ली हिस्टोरियंस, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के नाम बताइए जिन्होंने मतलब इंडियन सोसाइटी के रिगार्डिंग जो फ्यूजल स्टेजेस थे इंडियन सोसाइटी में, इनके रिगार्डिंग डिस्कशन किया था। तो ये थे BN दत्ता एंड DD कौशंबी। और उसके बाद इनके जो मतलब थियरी थे फ्यूडलिज्म के रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी में, तो इसको आगे बढ़ाया था RS शर्मा ने। द मेन फीचर of feudalism existed in Gupta period and were intensified in subsequent centuries. Who argued this? तो किसने मतलब कौन से उस स्कॉलर थे जिन्होंने कहा था कि जो फ्यूडलिज्म के जो फीचर्स थे ये गुप्त टाइम पे ही मतलब मौजूद थे, और बाद के आने वाले सेंचुरीज में ये मतलब उभर के आए थे और भी ज़्यादा। तो ये कहना है RS शर्मा का। द नेक्स्ट, द पॉलिटिकल एसेंस ऑफ फ्यूडलिज्म ले इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किंगडम्स बीइंग बेस्ड ऑन लैंड। इट्स पॉलिटिकल एसेंस ले इन इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वडम। Peasants were tied to land owned by intermediaries to whom they paid rent in kind and labor. The economy was essentially self-sufficient and goods were produced mainly for local use and not for the market. Who argued this? तो किसका ये कथन है कि जो फ्यूडलिज्म का पॉलिटिकल एसेंस था, तो एक किंगडम की एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन था इसके ऊपर बेस करके था, और ये बेस करके था लैंड के ऊपर, मतलब लैंड के ऊपर ही पूरा ये फ्यूडलिज्म इसके ही ऊपर बेस करके घूम रहा था। और इसका जो पॉलिटिकल एसेंस का और एक जो मेन इंपॉर्टेंट बेस था ये था सर्वडम। जो पीजेंट्स थे, किसान जो थे, ये बंधुआ मजदूर हो गए थे और जो इंटरमीडिएट्स थे इनके हाथों, और इन इंटरमीडिएट्स को ये पीजेंट्स या किसान जो थे ये मतलब रेंट प्रोवाइड करते थे। ये कैश में हो सकता है या अपने लेबर के ज़रिए ये रेंट प्रोवाइड करते थे। और जो इकोनॉमी था ये बेसिकली सेल्फ सफिशिएंट एक इकोनॉमी था, और जो प्रोडक्शन होता था वो लोकल यूज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन होता था, ना कि मार्केट को देखते हुए। तो ये कथन है RS शर्मा का। मेंशन सम फ्यूडल फीचर्स सजेस्टेड बाय RS शर्मा। तो RS शर्मा ने जो फ्यूडल सिस्टम है इसके ऊपर इनके कुछ फीचर्स मतलब पॉइंट आउट किए हैं। तो ये जो फीचर्स है, पहला जो फीचर है रॉयल ग्रांट्स ऑफ लैंड।
मतलब राजा जो थे वो ब्राह्मणों को भूदान करते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्यूडलिज्म का। द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड जुडिशियल राइट्स टू द बेनिफिशियरीज, मतलब जिसको ये मतलब लैंड जो है डोनेट कर रहा, मतलब दिया जा रहा है, तो उनको जो फिजिकल मतलब जो टैक्स कलेक्शन होता था उस एरिया से, या जो जुडिशियल राइट्स थे मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, तो ये सारे राइट्स भी अभी बेनिफिशरीज को मतलब दिए जा रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। थर्ड जो फीचर आर एस शर्मा की माने तो द ग्रांट ऑफ राइट्स ओवर पीजन्स आर्टिसंस एंड मर्चेंट्स टू द डोनिस। तो पीजन्स से जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, या आर्टिसंस जो टैक्स कलेक्ट किए जाते थे, या मर्चेंट्स जो टैक्स देते थे, प्रोवाइड करते थे राजा को, तो ये सारे राइट्स अभी जो मतलब रिसीवर ऑफ लैंड थे, मतलब जो डोनी था, इनको मिलता था अभी। नंबर 4, एंड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ फोर्स लेबर। तो जो फोर्स लेबर था ये बहुत ही मतलब इंक्रीज हो रहा था, ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्यूडलिज्म का। फिर जो फीचर इन्होंने कहा है ए डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉइनेज। तो इस समय में कॉइनेज एंड ट्रेड का जो है ये मतलब डिक्लाइन हो रहा था, और जो पूरा कंसंट्रेशन पड़ रहा था ये एग्रीकल्चर के ऊपर मतलब जोर पड़ रहा था। और जो मर्चेंट्स थे तो इनका जो मतलब इन्फ्लुएंस था सोसाइटी में ये बहुत ही मतलब लो हो रहा था। नेक्स्ट जो छठा फीचर इन्होंने कहा है पेमेंट्स ऑफ ऑफिशियल्स थ्रू द लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट। क्योंकि ट्रेड और कॉइनेज में डिक्लाइन आ रहे थे, तो इसके लिए जो पेमेंट थे मतलब ऑफिशियल्स जो किंग्स का ऑफिशियल्स थे, इनको जो पेमेंट करना था, सैलरी इनको देना था, तो ये अभी कैश के बजाय रेवेन्यू असाइनमेंट के ज़रिए दिया जा रहा था। 7 जो फीचर है द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द सामंतस। तो जो सामंतस के जो ऑब्लिगेशन थे, मतलब ऑब्लिगेशन का आप लोग डिक्शनरी में देख लीजिए, तो सामंतस का जो ऑब्लिगेशन था ये मतलब इसमें ग्रोथ हो रहा था, बढ़ोतरी हो रही थी। नेक्स्ट नंबर 8, फार फ्रॉम बीइंग पीरियड ऑफ पॉलिटिकल ब्रेकडाउन द अर्ली मीडिएवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय beginning of an intensive process of state formation at the regional and sub-regional levels। तो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन की बजाय ये जो दौर था अर्ली मिडिएवल स्टेज जो था, ये यहाँ पे मतलब बहुत ही मतलब इंटेंसिव प्रोसेस हमें देखने को मिलता है स्टेट फॉर्मेशन का रीजनल सब रीजनल लेवल में। इस दौरान अर्ली मिडिएवल पीरियड के दौरान बहुत ही मतलब स्टेट फॉर्मेशन हो रहा था। लैंड ग्रांट्स वर वन ऑफ द सेवरल स्ट्रैटेजीज एडोप्टेड बाय द रूलर्स टू लेजिटिमाइज देयर पावर एंड प्लेड एन इंटीग्रेटिव रोल इन द पॉलिटिक्स एंड सोसाइटीज ऑफ द टाइम। और जो राजा जो लैंड ग्रांट दे रहे थे, ये एक स्ट्रैटेजी थी राजाओं के, ताकि वो अपने पावर को मतलब एज ए रूलर वो अपने पावर को स्थापित कर पाए और एक मतलब घुल मिल जा सके पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में, एक इंटीग्रल पार्ट वो बन सके। इसके रिगार्डिंग वो लोग लैंड ग्रांट दे रहे थे। तो ये जो कथन है ये किसका कहना है? तो ये कहा है बी डी चट्टोपाध्याय एंड हरमन कुलके, इन्होंने कहा है ये बात। नेक्स्ट द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्तस वर नोन एज। तो गुप्ता गोल्ड कॉइन मतलब किस नाम से परिचित था? तो गुप्त गोल्ड कॉइन्स को दिनर्स कहा जाता था। ये जो नाम पढ़ा था इनका, ये रोमन जो दिनरस थे, दिनेरियस थे, इनके ऊपर बेस करके ये दिनरस नाम दिया गया था। बेसिकली जो गुप्त गोल्ड कॉइन थे, इनके ऑवर्स में जनरली हैड ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किंग एंड रिवर्स एंड इमेज ऑफ डेटी। तो ऑवर्स में इनका एक किंग का रिप्रेजेंटेशन होता था, और रिवर्स मतलब दूसरे मतलब एक कॉइन के दूसरे पीठ में जो होता था एक डेटी के इमेज रहते थे। नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट गुप्त सिल्वर कॉइन्स। तो गुप्त सिल्वर कॉइन्स के रिगार्डिंग हमें क्या मतलब पता है या क्या इंपॉर्टेंट है? तो गुप्त रूलर्स सच एज चंद्रगुप्त द सेकेंड, कुमारगुप्त द फर्स्ट, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त also issued silver coins similar in weight and fabric to those of the western क्षत्रप्स। तो वेस्टर्न क्षत्रप्स जो थे, इन्होंने जो कॉइन्स इन्होंने सर्कुलेट किया था, तो गुप्त जो ये राजाएँ थे, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, तो इन्होंने भी सिल्वर कॉइन सर्कुलेट किया था, और इनका जो वेट एंड फैब्रिक जो था ये मिलता जुलता था वेस्टर्न क्षत्रप्स के कॉइन्स। और एक दूसरा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है सिल्वर कॉइन के रिगार्डिंग, द ऑवर्स एट किंग्स पोर्ट्रेट समटाइम्स accompanied by a date, the reverse had a motive, example गरुड़ा और पिकेगा, सराउंडेड बाय सर्कुलर लेजेंड। तो ये जो ऑवर्स था सिल्वर कॉइन के रिगार्डिंग, ये जो ऑवर्स था, यहाँ पे ऑवर्स में किंग का पोर्ट्रेट देखने को मिलता है, जो कि गोल्ड कॉइन में भी देखने को मिलता है, और सिल्वर कॉइन में कभी कभी हमें देखने को मिलता है एक डेट भी मेंशन होता था इन कॉइन्स में। और जो रिवर्स था सिल्वर कॉइन्स के,
यहाँ पे मोटिव हमें देखने को मिलता है, जैसे कि गरुड़ या तो पीकॉक हमें देखने को मिलता है, और एक सर्कुलर लेजेंड मतलब सर्कुलर शेप में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता था रिवर्स में। Then next, number 11, recently a number of Bakataka coins made of base metal with a high proportion of copper have been found from। तो रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन हुआ है कि बाकाटा कॉइन्स हमें मिलते हैं बेस मेटल के, और जहाँ पे कॉपर का जो हाई प्रोपोर्शन वहाँ पे मौजूद था उन कॉइन्स में, बेस मेटल के इन कॉइन्स में। तो ये हमें मिलता है वर्धा एरिया से। आंसर इस वर्धा एरिया। और दे आर इरेगुलर इन साइज एंड हैव ए लाइट वेट स्टैंडर्ड। तो ये जो कॉइन्स थे ये वेरी करते थे साइज़ में, डिफरेंट साइजेस के हमें कॉइन्स मिलते हैं। और ये जो था एक लाइट वेट मतलब बहुत ही हल्के वज़न के होते थे, स्टैंडर्ड वेट ये लोग मेंटेन करते थे। सिमिलर कॉइन्स आर फाउंड इन एक्सकवेशन एट मानसर नियर रामटेक, नागपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इसी तरह का मिलता जुलता कॉइन हमें नागपुर ज़िले के रामटेक के पास मानसर से भी मिलते हैं। नंबर 12, large number of seals and ceilings have been found at sites such as Basra, that is ancient वैशाली, वीता एंड नालंदा। तो बहुत सारे सील्स एंड सीलिंग्स हमें इस टाइम पीरियड के देखने को मिलते हैं बासरा से, जो कि एंशियंट वैशाली था, और वीता एंड नालंदा से। विच प्लेस इज आइडेंटिफाइड विद एंशियंट वैशाली। तो एंशियंट वैशाली को किस प्लेस के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट इज़ मानदेसर, सॉरी बासरा। जैसे दासपुरा मानदेसर, वैसे ही एंशियंट वैशाली है बासरा। नीतिशर वर्क ऑन पॉलिटी एड्रेस टू द किंग वॉज कम्पोज इन 4th century CE, हु रोट दिस। तो नीतिशर तो किसने लिखा है, ये लिखा है कामंदक ने। नंबर 15, नेम द बुद्धिस्ट महायाना टेक्स्ट विच हैज़ अ चैप्टर ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ गौड़ एंड मगधा इन पर्टिकुलर फ्रॉम द अर्ली सेंचुरी CE टू द अर्ली मिडिवल पीरियड। तो ऐसे बुद्धिस्ट महायान टेक्स्ट के नाम बताइए जिसपे इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग एक चैप्टर था, स्पेसिफिक चैप्टर था, और गौड़ जो कि बंगाल में था जहाँ पे शशांक रूल करते थे, और मगध को भी पर्टिकुलरली डिस्कस किया गया है। और इसका जो मतलब डिटेल्स हिस्ट्री हमें मिलता है गौड़ और मगध के रिगार्डिंग अर्ली सेंचुरी मतलब क्रिश्चियन एरा से लेकर के, मतलब स्टार्ट ऑफ द क्रिश्चियन एरा से लेकर के अर्ली मिडिवल पीरियड तक के पूरे डिटेल्स, पॉलिटिकल डिटेल्स हमें कौन से बुद्धिस्ट महायान टेक्स्ट से मिलते हैं। तो इसका आंसर है मंजूश्री मूलकल्पा। नंबर 16, नेम दी जैन सोर्सेज फॉर पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी ऑफ द टाइम circa 300 to 600 CE। तो ये जो टाइम पीरियड है 300 से लेकर 600 CE क्रिश्चियन एरा का, तो पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी के रिगार्डिंग हमें कौन से जैन सोर्सेस मिलते हैं। तो उसका राइट आंसर है जैन हरिवंश पुराण, जो कि 8th century का एक टेक्स्ट है, और तिलोया पन्नति। Number 17, देवी चंद्रगुप्ता, a lost drama written by Vishakadatta, were found preserved in a manuscript of Singar Prakash, written by whom। तो देवी चंद्रगुप्ता जो कि एक लॉस्ट ड्रामा है, अभी हमें नहीं मिलता है, जिसको विशाखादत्त ने लिखा था। ये लगभग मतलब मेगास्थनीज के जो इंडिका के रिगार्डिंग जो बात है, ये उसी तरह का बात है कि इन्होंने लिखा था, लेकिन अभी पूरा ये उपलब्ध नहीं है हमारे पास। तो इसके मैनस्क्रिप्ट हमें देखने को मिलता है प्रिजर्व किया हुआ, जो कि सिंगर प्रकाश में हमें इस देवी चंद्रगुप्त के मैनस्क्रिप्ट मिलते हैं। तो ये किसने लिखा था, तो सिंगर प्रकाश को लिखा था भोजा ने। नेक्स्ट आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, कथा क्षितिज सागर स्टोर हाउस ऑफ पॉपुलर फोकलोर वॉज रिटन बाई होम। तो कथा क्षितिज सागर किसने लिखा था। हु रोट कामासूत्रा, ये सभी को पता है, वात्सन ने। नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन 20, हु रोट शिल्पतिकारम एंड मैनुमिकलाई, द तमिल एपिक्स बिलोंग टू 5th and 6th centuries। तो ये जब हम लोगों ने सोर्सेज के रिगार्डिंग वीडियोस दिए थे तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था शिल्पतिकारम को, मणिमेखलाई को, या बहुत बार किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर भी कमेंट में देंगे, उम्मीद करते हैं। 21, between the 3rd and 8th centuries many Chinese monks traveled to India. Some of the travelers recorded their observations but only 3 of them have survived in their entirety. Mention those। तो 3rd से लेकर के 8th centuries इन बीच में बहुत सारे चाइनीज़ मॉन्क्स आए थे। बेसिकली वो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे इनको मतलब इनके लिए आए थे, बौद्ध धर्म के रिगार्डिंग इनका मतलब आना था। तो इनमें से बहुत सारे ट्रैवलर्स जो थे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को मतलब रिकॉर्ड किया था, लेकिन ऐसे 3 ही खाली उपलब्ध है जो कि पूरी तरीके से हमें मिलते हैं रिकॉर्ड। तो वो 3 कौन से हैं, तो पहला है फाशियान, दूसरा है जुआंगजांग एंड तीसरा है इजिंग।
तो फासियान का जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा था, ये जाओजिंग फासियान जुहान, चाइनीज़ में है इसका शायद। ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, द चाइनीज नेम ऑफ दिस बुक यूज टू बी ट्रांसलेटेड एज फोकुओकी। तो इसका जो चाइनीज़ ट्रांसलेशन है ये है इस किताब का, फोकुओकी। और इंग्लिश में कहे तो ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। दिस बुक डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ द रेनिंग किंग, दैट इज़ चंद्रगुप्त सेकेंड। तो फासियान जो थे ये चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे आए थे, लेकिन राजा का नाम इस किताब में फोकुओकी या ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया था फासियान ने। दूसरा जो ट्रैवलर थे जुआंगजांग, इनके भी रिकॉर्ड हमें मौजूद मतलब मिलते हैं पूरे तरीके से। और इजिंग। 22 व्हाट डू यू नो अबाउट कॉस्मोस इंडिको पेलस्टिस और क्रिश्चियन टोपोग्राफी। तो ये जो था ये इट वाज रिटन इन 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी में लिखा गया था। द ऑथर वाज अ मर्चेंट हु ट्रैवल्ड वाइडली टू एरियाज इंक्लूडिंग इंडिया बिफोर बिकमिंग ए मॉन्क। तो इसके जो राइटर थे एक मर्चेंट थे जिन्होंने बहुत मतलब घूमा था और बहुत सारे देशों में इन्होंने घूमा था, इंडिया में भी घूमे थे ये, और मंक होने से पहले ये बहुत ट्रैवल करते थे। 23 मेंशन द राइटिंग्स विच थ्रोस लाइट ऑन इंडियस ट्रेड विद बाइजेंटाइन एम्पायर। तो उन राइटिंग्स के बारे में हमें बताइए जो बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो राइटिंग ऑफ प्रोकोपियस ऑफ सिसेरिया थ्रो लाइट ऑन इंडियस ट्रेड रिलेशंस विद बाइजेंटाइन एम्पायर। तो इसका राइट आंसर है प्रोकोपियस ऑफ सिसेरिया। 24 what type of argument was given in support of the statement that the Guptas were वैश्यस। तो गुप्त जो थे ये वैश्य थे। तो इसके रिगार्डिंग हमें मतलब इस आर्गूमेंट के रिगार्डिंग कौन से प्रूफ को मतलब सामने रखा जाता है। तो ये जो प्रूफ्स यहाँ पे दिया जाता है मतलब स्टेटमेंट के रिगार्डिंग कि मनुस्मृति एंड विष्णु पुराण यहाँ पे कहा गया है स्टेट्स दैट द नेम सफिक्स गुप्ता वाज एप्रोप्रिएटेड फॉर द मेंबर ऑफ दिस वर्ण। तो वैश्य वर्ण जो तो इनके इनमें जो इंसान मतलब जो मेंबर्स थे इस वर्ण के, तो इनके नाम के सफिक्स में गुप्ता मतलब एकदम अप्रोप्रिएट है। तो ये कहना है मनुस्मृति एंड विष्णु पुराण का। इसी के लिए गुप्त जो एम्पायर्स थे मतलब गुप्त जो एम्पेयर्स थे इनको वैश्य वर्ण के साथ मतलब ये कहा जाता है। नेक्स्ट 25 वाई गुप्तस वर रिगार्डेड एज क्षत्रियस। तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसे हैं जो मानते हैं गुप्तस जो थे ये क्षत्रिय थे। तो इसके रिगार्डिंग जो मतलब कहा जाता है कि दिस लार्जली बेस्ड ऑन देयर मैट्रिमोनियल अलायंस विद द लिच्छविस हु वर क्षत्रियस एंड नागास हु वर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन क्षत्रियस एंड मैरिज ऑफ प्रभावती गुप्ता डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त द सेकेंड विद रुद्रसेन II ऑफ द ब्राह्मण बाकटक डायनेस्टी। तो गुप्त क्षत्रियस थे। इसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि लिच्छवी के साथ इनका जो है मैट्रिमोनियल रिलेशन था, नागस के साथ था, जो कि दोनों ही अपने आप को क्षत्रियस कहते हैं। और प्रभावती गुप्ता जो चंद्रगुप्त दी सेकेंड के डॉटर थे, ये भी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, जिनका विवाह रुद्रसेन के साथ हुआ था बाकाटक डायनेस्टी का। और बाकाटकस जो थे ये ब्राह्मणस थे। तो इनको ध्यान में रखते हुए कहा जाता है कि जो गुप्तस थे ये क्षत्रियस थे। 26 द गुप्तस वर ब्राह्मणस गिव आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि गुप्तस जो थे ये ब्राह्मण थे। तो इसके रिगार्डिंग जो मतलब प्रूफ या इस आर्गूमेंट के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दिया जाता है ये है कि इनका जो मैट्रिमोनियल रिलेशन था विद द बाकाटकस एंड द कादम्बर डायनेस्टी, जो कि दोनों ही ब्राह्मण थे। फर्दरमोर द इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रभावती गुप्ता डिस्क्राइब एज हर बिलोंगिंग टू द धरण गोत्र। सिंस द बाकाटक बिलोंग टू विष्णुबिंद गोत्र, धरणी सेम्स टू बी द गोत्र ऑफ गुप्तस। तो बाकाटकस के साथ कादम्बस के साथ इनका मैट्रिमोनियल रिलेशन था जो ब्राह्मण्स थे। और जो प्रभावती गुप्त का इंस्क्रिप्शन हमें मिलता है जहाँ पे इन्होंने अपने आप को धरणी गोत्र के मेंबर के रूप में दर्शाया है। तो क्योंकि हमें पता है कि बाकाटक के जो गोत्र थे ये विष्णुबिंद गोत्र से बिलोंग करते थे, तो धरणी दैट इज़ ये गुप्तस का गोत्र होगा। और ये इसी के ऊपर बेस करके कहा जाता है कि गुप्तस जो थे ये ब्राह्मण थे। विच गुप्त किंग एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीरज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन बन चुका है अभी कि कौन सा गुप्त रूलर थे जिन्होंने महाराजा धीरज जो टाइटल था ये पहली बार यूज़ किया था। तो ये थे चंद्रगुप्त दी फर्स्ट, जो कि थर्ड गुप्त रूलर थे। इनके पहले श्रीगुप्त या घटोत्कच गुप्ता ये महाराजा टाइटल से ही संतुष्ट थे, लेकिन चंद्रगुप्त दी फर्स्ट ने ही पहली बार महाराजा धीरज टाइटल को अपनाया था।
और उसके बाद जो आने वाले गुप्ता रूलर्स थे इन्होंने भी महाराजा धीराज टाइटल को अपनाया था। हु आर द फर्स्ट गुप्त किंग, तो पहले गुप्त किंग कौन कौन से थे, तो चंद्रगुप्त द फर्स्ट के पहले श्रीगुप्त थे और घटोत्कच गुप्त थे। मेंशन द डेट ऑफ गुप्त एरा, तो गुप्त एरा का जो डेट है ये मतलब इसका उल्लेख कीजिए। तो इसके रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। गुप्त इंस्क्रिप्शंस आर डेटेड इन एन एरा विच अकॉर्डिंग टू द टेस्टिमोनी ऑफ अल्बियनिस तहकीकी हिंद बिगैन इन 319 और 320 क्रिश्चियन एरा। तो गुप्त एरा का जो स्टार्ट होने का जो समय है इसको मतलब राइट और रॉन्ग ये मतलब जानने के लिए हमें ये अल्बियनी की जो टेक्स्ट था तहकीक ए हिंद, यहाँ से हमें बहुत हेल्प मिलता है। तो इसके ऊपर बेस करके ये कहा जाता है कि 319 और 320 क्रिश्चियन एरा में गुप्त एरा का मतलब स्टार्ट हो रहा है। 30 मेंशन दी ओनली नोन इवेंट ऑफ चंद्रगुप्त वन, तो हिस्टोरिकली चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के रिगार्डिंग एक ही ऐसा मतलब तथ्य है जो सामने उभर के आता है, वो था हिज मैरिज टू कुमारा देवी a Lichavi princess. The marriage was commemorated on coins issued either during the reign of Chandragupta or his son Samudragupta. The figure they have figures यहाँ पे द हो गया, they have figures and names of the Gupta and queen on the offers and rivers as a goddess seated on a lion and the legend Lichavaya सॉरी। तो चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के बारे में जो हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है वो है कि इनका जो मैरिज हुआ था लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ, जिनके संतान थे समुद्रगुप्त, और उनको लिच्छवी दोहित्य भी कहा जाता है क्योंकि वो लिच्छवी के ग्रैंडसन थे समुद्रगुप्त। और ये जो मैरिज था इसको मतलब यादगार बनाने के लिए कॉइन इशू किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त दी फर्स्ट के टाइम पे हुआ था या समुद्रगुप्त के टाइम पे ये कॉइन शायद सर्कुलेट हुए थे। और इन कॉइन्स में हमें किंग और क्वीन के ऑवर्स में हमें रिप्रेजेंटेशन इनके मिलते हैं, नेम्स मिलते हैं। और जो रिवर्स था यहाँ पे गॉडेसेस के मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं जो कि लायन के ऊपर बैठे हैं, और एक लेजेंड मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे इन कॉइन में रिवर्स में, सॉरी हाँ रिवर्स में ही लिखा हुआ है लिच्छवया। 31 विच गुप्त किंग इज रिफर्ड टू एज लिच्छवी दोहित्ता एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्ता और इसका मीनिंग जो है ग्रैंडसन ऑफ द लिच्छवीज। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ इलाहाबाद, तो इलाहाबाद का नेम क्या है, तो एंशिएंट नेम था प्रयाग। विच एरिया वेर इंक्लूडेड इन द एम्पायर ऑफ चंद्रगुप्त वन, तो चंद्रगुप्त वन के एम्पायर में कौन से एरिया इंक्लूडेड थे, तो मॉडर्न बिहार, पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बंगाल। द नेक्स्ट 34 समुद्रगुप्ता मे हैव बीन प्रिसीडेड बाय हिज ब्रदर काचगुप्ता द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त वन, तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि चंद्रगुप्त के बाद काचगुप्त आए थे, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठे थे। 35 इलाहाबाद पिलर्स कैरीज इंस्क्रिप्शन ऑफ विच किंग्स, तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है जो कि समुद्रगुप्त के नाम से ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे और भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं और भी राजास के, तो ये थे अशोका ने अपने नॉन वायलेंस के रिगार्डिंग भी इसी इलाहाबाद प्रशस्ति में अपने विचारों को रखा था। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है इस इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में। तो समुद्रगुप्त, अशोका एंड मुगल एम्पायर जहांगीर, तो इन तीनों किंग्स के इंस्क्रिप्शन जो हैं हमें इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति से मिलता है। हु कंपोज द इलाहाबाद प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति के कंपोजर कौन थे, ये थे हरिशन द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। 37 मेंशन द टाइटल्स ऑफ हरिशना, तो हरिशना के कौन से टाइटल्स थे देख लीजिए। संधि विग्राहिक दैट इज मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, कुमारमत्त दैट इज ए हाई रैंकिंग कैडर ऑफ ऑफिशियल्स, एंड महादंडाधिनायक एंड इम्पॉर्टेंट जुडिशियल और मिलिट्री ऑफिसर, तो ये तीन संधि विग्राही, कुमारमत्त एंड महादंडाधिनायक, तो ये थे टाइटल्स हरिशना के। Which line of the Allahabad inscription refers Samudragupta's capturing of a king of the Kota family while the latter was playing in the city of Pushpa? This may have been ruler of Upper Ganga Valley. तो ये कौन से लाइन में इसका मेंशन है, तो ये है लाइन नंबर 14। The next city of Pushpa is identified with which place? तो ये पुष्पा को आइडेंटिफाई किया जाता है पाटलिपुत्र और कनौज के साथ। Which line of the Allahabad inscriptions
refers to Samudragupta violently exterminating a number of kings of Aryavarta and making all kings of the forest his servants or subordinates. तो ये पता चलता है हमें लाइन नंबर 21 से. The next mention the names of the kings of Aryavarta defeated by Samudragupta. तो आर्यवर्त के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था तो ये थे रुद्रदेव. और रुद्रदेव ये हो सकता है कि ये बाघटा किंग रुद्रसेन वन थे, या तो हो सकता है कि वेस्टर्न जो क्षत्रप्स थे रुद्रदामन द सेकेंड, या तो इनके जो सन थे रुद्रदामन द थर्ड, या कौशंबी के जो रुद्र राजा के बारे में हमें पता चलता है तो ये हो सकते हैं रुद्रदेव जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था. मतिल और एक किंग थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था आर्यवर्त के, तो ये में भी हो सकता है कि ये यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में इनका रूल था. नागादत्त और एक रूलर है. उसके बाद चंद्रवर्मन, ये शायद बंगाल जो कि बांकुड़ा में शुशुनिया के पास ये मतलब रूल करते थे, या तो मंदसौर भी हो सकता है, मंदसौर के चंद्रवर्मन. गणपति नागा, हिज कॉइन्स फाउंड इन पवाया इन सेंट्रल इंडिया. तो क्योंकि गणपति नाग का पवाया से कॉइन्स मिलते हैं तो शायद यहाँ पे रूल करते थे. और एक जो रूलर थे नागासेना, जिनका जो मेंशन है ये हर्षचरित में किया गया है पद्मावती के रूलर के तौर पे. और अच्युत जो कि बरेली डिस्ट्रिक्ट में रामनगर में ये रूल करते थे. और एक राजा जो थे नंदिन और बलवर्मन. तो इन राजाओं को आर्यवर्त के इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था. एंशियंट अहिच्छत्र वॉज आइडेंटिफाइड विथ विच प्लेस. तो एंशियंट जो अहिच्छत्र है इसको रामनगर रायबेली मतलब यूपी के रायबेली डिस्ट्रिक्ट में जो रामनगर है इसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है अहिच्छत्र को. 43 विच लाइन ऑफ द इलाहाबाद प्रशस्ति रेफर्स टू रूलर्स ऑफर ट्रिब्यूट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गुप्त किंग एंड कमिंग टू परफॉर्म ओबिसेंस पता नहीं बिफोर हिम एंड ऑल्सो नेम दोज किंग्स. तो लाइन नंबर 22 में देवर लाइन नंबर 22 में ये मेंशन है जो रूलर्स जो थे जो राजाएं ट्रिब्यूट देते थे समुद्रगुप्त को और उनके ऑर्डर मानते थे, मतलब गुप्त किंग्स का ऑर्डर मानते थे. तो ये लाइन नंबर 22 में ये मेंशन किया गया है कौन कौन से रूलर्स थे. दे वेर फ्रंटियर किंग्स ऑफ समतर दैट इज़ साउथ ईस्ट बंगाल, दावका दैट इज़ दाबक इन नावगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, कामरूपा दैट इज़ गुवाहाटी रीजन नेपाल दैट इज़ मॉडर्न नेपाल, करतीपुरा दैट इज़ करतारपुर इन जालंधर डिस्ट्रिक्ट और जो कि अर्स्टवाइल कटोरिया राज ऑफ कुमायून, गाहरवाल एंड रोहिलखंड. तो ये जो राजाएं थे ये ट्रिब्यूट देते थे. व्हाट जो समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट देते थे. व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ सांची. तो सांची का एंशिएंट नेम क्या था. इसका एंशिएंट नेम था काकानो दबोता. काकानो दबोता था सांची का एंशिएंट नेम. 45 मेंशन द गणस सबऑर्डिनेटेड बाय समुद्रगुप्त. तो कौन कौन से गणस को समुद्रगुप्त ने अपने अंडर में रखा था. तो ये थे मालवस, अर्जुनायनस, योधेयस, माद्रक्स, आविरस, प्रर्जुनस, सनकनानिस, सनकनिकस, काकस एंड खपरिकस. 46 विच लाइन ऑफ द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस रेफर्स टू समुद्रगुप्त हैविंग कैप्चर्ड एंड देन रिलीज सेवरल साउदर्न किंग्स. तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस के कौन से लाइन से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत सारे साउदर्न किंग्स को कैप्चर किया था, उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया था. तो ये लाइन नंबर 19 एंड 20 में इसका मेंशन था. और यहाँ पे जिन जिन राजाओं के नाम हमें पता चलता है ये थे महेंद्र ऑफ कोशाला, विग्रह राजा ऑफ महाकांतारा, मंत्र राजा ऑफ कैराला और कोरला, महेंद्र ऑफ पिष्ठपुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोत्तूर ऑन द हिल, दमन ऑफ इरंडपल्ला, विष्णुगोपा ऑफ कांची, नील राजा ऑफ मुक्ता, हस्तिवर्मन ऑफ वेंगी, उग्रसेन ऑफ पलक्का, कुबेरा ऑफ देवराष्ट्र, धनंजय ऑफ कुस्तलपुरा एंड ऑल अदर किंग्स ऑफ दक्षिणपथ. Sorry. 47 which line of the Allahabad inscriptions refer to some rulers including Shakas rendering all kinds of service to समुद्रगुप्त. तो इलाहाबाद परिस्थिति के कौन सा ऐसा लाइन्स है जहाँ पे हमें मतलब शाकस जो थे ये भी समुद्रगुप्त के सबऑर्डिनेट थे. सीकिंग द यूज ऑफ गुप्त गरुड़ा सील एंटरिंग इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस विद द गुप्तस ऑफ देयर ओन अकॉर्ड. तो ये अपने स्वेच्छा से गरुड़ एम्ब्लम जो कि गुप्तस के थे ये यूज़ करते थे और मैट्रिमोनियल रिलेशन में भी आए थे गुप्तस के साथ. तो ये मेंशन जो है
इलाहाबाद प्रशस्ति के लाइन नंबर 23 में। 48 a Chinese text refers a king of Sri Lanka sending a mission accompanied with gifts to Samudragupta asking his permission to build a monastery and rest house for Sri Lankan pilgrims at Bodh Gaya. Permission was evidently granted and the monastery built, and its magnificence was described by Zhuangzang in the 7th century, identify the Sri Lankan king. तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है अभी। तो कौन से ऐसे श्रीलंकन किंग थे जिन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन मांगा था बोधगया में एक मोनास्ट्री और रेस्ट हाउस बनाने के लिए श्रीलंकन पिलग्रिम्स के लिए, और परमिशन मिल भी गया था। तो और इसके बारे में हमें ज़ुआंगज़ांग के 7th सेंचुरी में इन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड किया है इससे भी पता चलता है। तो श्रीलंकन राजा को आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो थे ये श्रीलंकन किंग थे मेघवर्मन। 49 mention the areas of North India which were not included in समुद्रगुप्त एम्पायर। तो नॉर्थन इंडिया का कौन से ऐसे एरियाज थे जो समुद्रगुप्त के एम्पायर में नहीं आते थे? कश्मीर, वेस्टर्न पंजाब, राजस्थान, सिंध एंड गुजरात। 50 मेंशन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्त एज डिस्क्राइब्ड बाय हरिशन। तो हरिशन ने अपने इलाहाबाद पिलर प्रशस्ति में बहुत सारी क्वालिटीज़ के बारे में हमें बताया है समुद्रगुप्त के। तो ये जो थे Samudragupta described as having put Brihaspati, the preceptor of the gods, to shame by his sharp and polished intellect, and likewise Tumburu and Narada with his fine musical performances. He is described as Kaviraj also by Harishan. तो यहाँ पे बहुत प्रशंसा की गई है। तो इन्होंने पहले हरिशन ने बृहस्पति के साथ इनकी तुलना की कि इन्होंने अपने शार्प इंटेलेक्ट से, अपने शार्प बुद्धिमत्ता से जो बृहस्पति हैं इनको भी मतलब लज्जित कर दिया था, और तुम्बुरु और नारद से भी ये अच्छे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और इनको कविराज भी कहा गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स एंड देयर इंपॉर्टेंट फीचर्स इशूड बाय समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने बहुत सारे टाइप्स के कॉइन्स सर्कुलेट किए थे, तो ये थोड़े से जान लेते हैं। नंबर 1 जो है सजेस्टिव ऑफ पोरिस एंड मार्शियल स्किल्स। तो मार्शियल स्किल्स के रिगार्डिंग समुद्रगुप्त ने कुछ कॉइन्स सर्कुलेट किए थे। एज एन आर्चर होल्डिंग ए बो इन हिज लेफ्ट हैंड एंड एन एरो इन हिज राइट, स्टैंडिंग विथ ए बैटल एक्स इन हिज लेफ्ट, with a dwarf looking up at him on trampling and killing a tiger। तो ये था। दूसरा जो था अश्वमेध टाइप, shows a sacrificial horse standing before a decorated yupa। थर्ड जो था in the standard type which is most frequent, जो कि बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है, he holds a long staff, thus may actually represent a spear, javelin or scepter in his left hand and offers oblation into a fire altar with his right hand। The Garuda standard appears to the left। अभी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। The obverse of Samudragupta's coins sometimes depict the goddess Adryoksha holding a cornucopia in her left hand and noose in the right, or a goddess standing on an elephant-headed fish holding a full-blown lotus in her left hand, her right hand outstretched and empty. In other instances, there is a standing female figure, perhaps a queen holding a fly whisk। Legends on Samudragupta's coins include epithets such as Parakrama, that is brave, Aparatirtha, that is invincible, Ashwamedha Parakrama, that is powerful enough to perform the Ashwamedha, Vigraha Parakrama, that is brave as a tiger, Vyaghra Parakrama। The longer mythical legends expanded such as images, example, one who has won victories on 100 battlefields and conquered the enemies wins heavens, or the king of kings who performed the horse sacrifice having protected the earth wins heaven। तो जो लेजेंड हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के कॉइन्स में, ये बहुत ही बड़े बड़े होते थे। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कुछ। 52 मेंशन द रेन ऑफ रामगुप्ता। तो एविडेंस इंडिकेट दैट ए किंग नेम्ड रामगुप्ता रूल बिटवीन फ्रॉम circa 370 to 375। तो इस दौरान रामगुप्त का शासन चला था। पैसेजेस ऑफ देवी चंद्रगुप्ता बाय विशाखादत्ता फाउंड इन द मैनस्क्रिप्ट ऑफ विच वर्क्स। तो जो देवी चंद्रगुप्तम है विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया, तो इसके जो मतलब कुछ पंक्तियाँ, कुछ पैसेजेस हमें दूसरे
बाद के लिखे गए मैनस्क्रिप्ट्स में भी देखने को मिलता है। तो ये हमें मिलता है 3 पैसेजेस वर फाउंड इन मैनस्क्रिप्ट ऑफ वोजस सिंगर प्रकाश, 6 पैसेजेस वर फाउंड इन मैनस्क्रिप्ट ऑफ रामचंद्र एंड गुणचंद्रस नाट्य दर्पण। तो नाट्य दर्पण और सिंगर प्रकाश में हमें पैसेजेस मिलते हैं देवी चंद्रगुप्त के। डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ रामागुप्ता। तो रामागुप्ता का जो स्टोरी है ये थोड़े से जान लेते हैं बहुत ही शॉर्टली। In it tells Ramagupta invaded by Shakas, and instead of facing the invader, he handed over Queen Dhruvadevi to the enemy. The king's younger brother entered the Shaka camp disguised as Dhruvadevi and killed the enemy king. Later, he killed his brother and married his sister-in-law. Then next, there are reverberation of these dramatic events in later texts such as, तो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी हमें लेटर टेक्स्ट में देखने को मिलता है, जैसे बाणभट्ट हर्षचरित तो यही कथन, ये जो स्टोरी है इसी स्टोरी को बाद के कुछ राइटिंग्स में भी देखने को मिलता है, जैसे बाणभट्ट हर्षचरित एंड शंकरारायस कमेंट्री ऑन दिस टेक्स्ट। दूसरा जो है 11th century पर्शियन वर्क कॉल्ड मजमत उल तवारिक बाय अबुल हसन अली ऑफर्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट चंद्रगुप्त killing of the Shaka king increased his popularity among his subjects, that this made Ramagupta jealous, and that Chandragupta pretended to be insane prior to killing his brother. Next question 55. Certain coins have a legend that has been read as Kacha or Rama, found from which place? तो ये मिला है हमें बायाना इन राजस्थान से। 56. Copper coins that can definitely be assigned to Ramagupta were found at। तो जो कॉपर कॉइन्स मिलते हैं हमें रामागुप्ता के, ये विल्सा इन सेंट्रल इंडिया से मिलते हैं। दिस बोथ द गरुड़ा एम्ब्लेम एंड वेर सिमिलर टू चंद्रगुप्त कॉइन्स इन स्टाइल एंड फैब्रिक एंड वेट स्टैंडर्ड। 57. 3 images of Jaina Tirthankars have inscriptions recording their installation by Maharaja Dhiraj Ramagupta found from। तो 3 ऐसे जैन तीर्थंकर्स के हमें मूर्तियों के इंस्टॉलेशन के बारे में पता चलता है, जहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी मिलता है, जहाँ पे लिखा जाता है कि ये जो इंस्टॉलेशन हुआ था ये रामागुप्त के द्वारा हुआ था। तो ये मिलता है विदिशा के पास से दुर्जनपुर से। वाई डिड गुप्त जीनियोलॉजिस्ट इग्नोर्ड किंग्स लाइक रामागुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। तो गुप्त जीनियोलॉजी में रामागुप्ता और स्कंदगुप्ता को इग्नोर क्यों किया गया है, इसका जो रीज़न दिया जाता है कि ये as the genealogists mentioned only those kings who came in direct line succession. Since the succession post Chandragupta and his sons Ramagupta and Skandagupta are ignored in Gupta inscriptions, क्योंकि स्कंदगुप्त के कोई वंशज मतलब उनके कोई बेटे सिंहासन पर नहीं बैठते, या रामागुप्ता के कोई बेटे सिंहासन पर नहीं बैठते, मतलब डायरेक्ट जो लिंक है सक्सेसर के साथ तो इनका बना नहीं था, इसलिए इनको गुप्त जीनियोलॉजीज में इग्नोर किया गया है। 59. मेंशन द डेट ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड। तो चंद्रगुप्ता द सेकेंड का जो डेट था ये था 376 से लेके 413 और 415 क्रिश्चियन एरा। चंद्रगुप्ता द सेकेंड जो कि समुद्रगुप्ता और दत्ता देवी के पुत्र थे। चंद्रगुप्ता द सेकेंड हैड द एपिथेट्स परम भागवत एंड विक्रमादित्य। तो ये इनके जो टाइटल थे चंद्रगुप्ता द सेकेंड का, परम भागवत और विक्रमादित्य, ये विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। 60. Mention the kings who were identified with King Chandra of Mehroli inscription। तो इसका राइट आंसर है साथ ही में ही है Mehroli pillar inscription refer to a king named Chandra who has been variously identified with Maurya king Chandragupta, the Gupta king Chandragupta first or Samudrugupta, the Naga king Chandramsha or Chandravarman of Malwa, or a king mentioned in an inscription found at Shushunia। तो जो मेहरोली पिलर इंस्क्रिप्शन के हमें चंद्र राजा के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने बहुत सारे राजा को इनके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। 61. द मेहरोली पिलर वॉज प्रॉब्ली इरेक्टेड बाई चंद्रगुप्ता द सेकेंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, वाइल द रिकॉर्ड वॉज एनग्रेव्ड आफ्टर हिज डेथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज सक्सेसर कुमारगुप्ता, हुज ओपिनियन इज दिस। तो ये कथन जो है किनका कथन है, ये DC सिरकार का कथन है, जो कि बहुत ही मशहूर एपिग्राफिस्ट थे। मेंशन द डेट ऑफ लास्ट शका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में पाया गया लास्ट शका जो इंस्क्रिप्शन था, इसका जो डेट था ये था 310 ऑफ द शका एरा, दैट इज 388 क्रिश्चियन एरा।
बिकॉज शकरा जो था ये 78 सी में स्टार्ट हुआ था. 63, a rock bears some short Sanskrit inscriptions in Brahmi script of the Gupta period. This mentions a person named Chandra, in one case with the additional epithet of Vikramaditya. A few inscriptions also mention a person named Harishena. Some historians suggest that these inscriptions were inscribed in the course of a Gupta military campaign in this area. Mention the place in Kashmir. तो ये जो प्लेस था कश्मीर में, ये प्लेस था हुंजा. हुंजा से ये इंस्क्रिप्शन पाया जाता है जो कि गिलगिट ज़िले में है. 64, हु वॉज सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता द सेकेंड. तो चंद्रगुप्ता द सेकेंड के सक्सेसर थे कुमारगुप्ता, हु परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस. हिज कॉइन्स हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गॉड कार्तिकेय. तो गॉड कार्तिकेय के रिप्रेजेंटेशन हमें कुमारगुप्त के कॉइन्स से मिलते हैं. 65, एन इंस्क्रिप्शन ऑफ गिनर रॉक मेंशन द रिपेयर ऑफ सुदर्शन लेक बाय स्कंदगुप्त प्रोविंशियल गवर्नर. आइडेंटिफाई द गवर्नर. जो सुदर्शन लेक था तो इसको मतलब स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर किया था. तो ये जो दायित्व था ये कौन से गवर्नर के हाथों में दिया गया था, तो इनका नाम था पर्णदत्त. हुना इन्वेशन कुमारगुप्ता और स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था, तो इसको लेके कंफ्यूजन था मुझे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 67, मेंशन द लेटर गुप्ता रूलर्स. तो इसके बाद जो लेटर गुप्ता रूलर्स थे, पूर्वगुप्त थे, कुमारगुप्त द सेकेंड थे, बोधगुप्त थे, नरसिंह गुप्ता, कुमारगुप्त द थर्ड एंड विष्णुगुप्ता. 68, मेंशन सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर. तो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के रिगार्डिंग जो जो फैक्टर्स हमें हिस्टोरियंस सजेस्ट करते हैं. द गुप्ता एम्पायर सीम्स टू हैव बीन डिक्लाइन ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग कंपटीशन फ्रॉम द बाकाटक्स, द राइज ऑफ यशोधर्मन ऑफ मालवा एंड हुना इन्वेशन. तो इन दो तीन ऐसे फैक्टर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर. 69, एन 8th century Jaina text refers to Toramana adopting the Jaina faith and living on banks of the Chenab at Pavaya. Identify the text. तो ये जो टेक्स्ट था ये था कुवलाया माला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 70, Mihirkula was the son and successor of Toramana. One of his inscriptions was found from at Gwalior. 71, according to Zhuangzhang, Mihirkula's capital was at Shakala or Shialkot. Identify the text which refers to Mihirkula's cruelty and suggests that he ruled over Kashmir and Gandhar and also refers to his conquest over South India and Sri Lanka. तो ये रास्तारंगी जिससे हमें पता चलता है. 73, mention those kings and dynasties who defeated Mihirkula. तो Mihirkula suffered defeat at the hands of Yashodharman of Malwa, Narsingh Gupta and the Maukhuris. तो इनके हाथों ये पराजित हुए थे Mihirkul. Mention the place of Mehroli Iron Pillar. तो द मेहरौली आयरन पिलर स्टैंड्स इन द जामा मस्जिद इन द कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली. 75, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हिल मेंशन्ड इन मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन. तो यहाँ पे कौन से पर्वत के नाम हमें पता चलता है, तो ये था विष्णु पद हिल. 76, who pointed out that the underground supports of the column included several small pieces of metal that seems to have been part of its original underpinnings, not the sort of things that would have been brought along if the pillar had indeed been transported here from elsewhere. तो ये जो कथन है ये कथन है फ्लिट का. नेक्स्ट 77, हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली. तो दिल्ली का जो फाउंडर थे तोमर किंग अनंगपाला. 78, मेंशन बाकाटका इन ए फिगमेंटरी इंस्क्रिप्शन ऑफ आंध्र प्रदेश फाउंड एट. तो ये अमरावती से ये इंस्क्रिप्शन पाया जाता है. 79, certain similarities between some technical terms in Bakataka inscriptions and Hiredagalli and Maidavolu grants of the Pallava king. Identify the king. तो ये जो king थे ये थे शिव स्कंद वर्मन. Basim plates of which king used the title Haritriputra for Pravarshena the first and Dharma Maharaja for Sarvasena the first and the reigning king. तो ये थे विंध्य शक्ति दी सेकेंड. बासिम प्लेट विंध्य शक्ति दी सेकेंड का. 81, हु वॉज द लास्ट नोन किंग ऑफ द बाकाटका लाइन ऑफ वत्सगुल्मा. तो लास्ट नोन जो रूलर थे वत्सगुल्मा लाइन के तो ये थे हरिसेना. 82, certain inscriptions of the time of Vakataka ruler Harisena describe the family of one of his ministers as hailing from Vallura, who identify this place as Velur.
तो ये आइडेंटिफाई किया था मीराशी ने। 83 द inscriptions and the Puranas indicate that Vakataka dynasty initially established its base in the Vindhya region north of the Narmada। तो ये कहना है अजय मित्र शास्त्री का। 84 Vindhyas of the Puranas refers to which dynasty? तो ये वाकाटका डायनेस्टी। The town Kachanaka associated with Pravarshana I is identified with which modern place? तो ये इसको आइडेंटिफाई किया जाता है नाचना और नाचना का तलाई विलेज, जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द वाकाटका डायनेस्टी? तो ये थे विंध्य शक्ति द फर्स्ट। द नेक्स्ट द अजंता इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ वाकाटका किंग हरिसेना कंपेयर विंध्य शक्ति वन विच गॉड्स? तो इन्होंने पुरंदर यानी कि इंद्र और उपेंद्र यानी कि विष्णु के साथ इनकी तुलना की थी। हु वॉज द सेकेंड किंग ऑफ वाकाटका डायनेस्टी? सेकेंड किंग थे प्रवर्षना द फर्स्ट, द प्रवीरा ऑफ द पुराणस। हिज कैपिटल वॉज कचनका। हु वॉज द ओनली वाकाटका किंग विद द इम्पीरियल टाइटल सम्राट? तो ये थे प्रवर्षना द फर्स्ट। 90 मेंशन एन इम्पॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रवर्षना वन। तो जो इम्पॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था, द मैरिज बिटवीन हिज सन गौतमीपुत्र एंड द डॉटर ऑफ नागा किंग भवनागा। The successor of Pravarshana I were divided into at least two branches. The Puranas suggest 4 branches. Mention these 2 lines. तो जो ये जो लाइन थे 2 ब्रांचों में वाकाटक डिवाइडेड हो जाते हैं। पहला जो था ये था पद्मपुरा नंदीवर्धन प्रवरपुरा लाइन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रुद्रसेना दी फर्स्ट। एंड दूसरा जो लाइन था ये था वत्सगुल्मा लाइन, सर्वसेना दी फर्स्ट। ये जो थे ये वत्सगुल्मा ब्रांच के फाउंडर थे। 92 मेंशन द रूलर्स ऑफ द पद्मपुरा नंदीवर्धन प्रवरपुरा लाइन ऑफ वाकाटक्स। तो इस लाइन के जो राजा थे रुद्रसेना द फर्स्ट, पृथ्वीसेना द फर्स्ट जो कि प्रभावती गुप्त के फादर इन लॉ थे, रुद्रसेना द सेकेंड जो कि प्रभावती गुप्त के हस्बैंड थे, दामोदर सेना प्रवर्षना द सेकेंड, नरेंद्र सेना पृथ्वीसेना द सेकेंड जो कि लास्ट किंग थे पद्मपुरा नंदीवर्धन प्रवरपुरा लाइन के। 93 मेंशन सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द वत्सगुल्मा लाइन ऑफ द वाकाटका डायनेस्टी। तो इस लाइन वत्सगुल्मा लाइन के जो रूलर्स थे ये थे सर्वसेना द फर्स्ट, विंध्यशक्ति द सेकेंड, देवसेना एंड हरिसेना। हरिसेना जो कि लास्ट नोन मतलब लास्ट किंग थे वत्सगुल्मा लाइन के। व्हाट डू यू नो अबाउट रुद्रसेना द फर्स्ट? तो रुद्रसेना की द फर्स्ट के रिगार्डिंग हमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है ये है, he was the successor of Pravarshana I and represent the Padmapura Nandivardhan Pravarpura line। और दूसरा जो चीज़, he was the grandson of Bhavanaga and a devotee of Mahabhairava, that is fierce form of Shiva। 95 he is compared to the epic hero Yudhishthira and his authority was recognized by Vigraha Raja of the Nachna and Ganj inscriptions। he was the father of Rudrasena the second। identify the king। तो ये जो किंग थे ये थे पृथ्वीसेना वन। रुद्रसेना हैड 3 सन्स हु वर देयर। तो रुद्रसेना के 3 संतान थे रुद्रसेना दी सेकेंड के। तो ये थे दिवाकर सेन, दामोदर सेन एंड प्रवरसेना दी सेकेंड। 97 द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वाकाटक इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द रेंज ऑफ विच रूलर? तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस हमें मिलता है प्रवरसेना दी सेकेंड के टाइम पे। 98 मेंशन द प्लेसेस आइडेंटिफाइड विद नंदीवर्धन एंड प्रवरपुरा। तो ये जो प्लेस है ये है नंदीवर्धन आइडेंटिफाइड विद नंदीवर्धन और Nagarthan village about 28 miles from Nagpur, and Pravarpura identified with Paunar in Wardha district। 99 a Prakrit work woven around Rama's journey to Lanka and his victory over Ravana has been attributed to a Vakataka king। Whether the king actually wrote it is far from certain। identify the king and the work। तो ये जो वर्क था, ये जो टेक्स्ट था ये था सेतुबंधा और रावणा वाह। एंड जिस किंग को ये एट्रीब्यूट किया जाता है ये टेक्स्ट, ये थे प्रवरसेना दी सेकेंड। 100 recently 2 copper coins that can perhaps be attributed to the king नरेंद्र सेना have been found at। तो ये मिला है हमें पौनर से। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगभग इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी भी शायद 500 के लगभग 550 या 600 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। अगर किसी को PDF चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हो 8634376640, या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो।
और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मतलब रखा गया है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में उनके आंसर मेंशन कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।